हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। इस वीडियो सीरीज़ में हम इंडियन पॉलिटी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट रिस्पांस टू दिस वीडियो सीरीज़। इसीलिए इस वीडियो में हम इसमें आगे बढ़ेंगे और स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करेंगे। सो इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड द यूनियन लेजिस्लेचर एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव। उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने डिस्कस किए और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट लेजिस्लेचर की। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, with reference to the composition of members of the state legislative council, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो ये तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है एज फार एज द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज कंसर्न? फर्स्ट, 1/6 जो मेंबर्स हैं दे आर इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स ऑफ 3 years स्टैंडिंग इन द स्टेट। सेकेंड, 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज। तो 1/6 आते हैं ग्रेजुएट्स ऑफ 3 years स्टैंडिंग से, 1/4 आते हैं लोकल बॉडी से, एंड 1/6 आर इलेक्टेड बाय टीचर्स ऑफ 3 years स्टैंडिंग इन द स्टेट नॉट लोअर देन सेकेंडरी स्कूल। तो जो जिन स्टेट्स में सेकंड हाउस होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, उनमें इलेक्शन का प्रोसीजर इतने इतने मेंबर्स का ये रहता है। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ये आपको बताना है। 1 and 2, 3 ओनली, 1, 2 and 3 और नन ऑफ द अबव। यस, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए एक क्राइटेरिया है कि कितने मेंबर्स को कौन कौन इलेक्ट करता है या नॉमिनेट करता है। तो आपको बस सिंपली ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उस अकॉर्डिंग सही है और कौन सी नहीं। सो सी, जो ग्रेजुएट्स ऑफ 3 years स्टैंडिंग है वो सिर्फ 1/12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट हो गई गलत। सेकंड, जो लोकल बॉडी वाले हैं दैट आल्सो इज रॉन्ग, 1/4 नहीं। एंड सिमिलरली टीचर्स ऑफ 3 years स्टैंडिंग वो भी 1/6 मेंबर्स को वोट इलेक्ट नहीं करते, वो भी 1/12 को करते हैं। सो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली इनकरेक्ट। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। तो कितने कितने लोगों को ये मेंबर्स को इलेक्ट कर सकते हैं? लेट अस सी। लोकल बॉडी के जो लोग हैं वो 1/3 को इलेक्ट करते हैं। ग्रेजुएट्स ऑफ 3 years स्टैंडिंग जो है वो 1/12 को इलेक्ट करते हैं। टीचर्स ऑफ 3 years स्टैंडिंग भी 1/12 को इलेक्ट करते हैं। देन 1/3 जो है वो आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलएज उन्हें इलेक्ट करते हैं, और बाकी बचे 1/6 दे आर नॉट इलेक्टेड, दे आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। गवर्नर उन्हें नॉमिनेट करते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो ये होता है कॉम्पोजिशन लेजिस्लेटिव काउंसिल की। जिन इंडिया में कुल 6 स्टेट्स हैं जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो उनमें जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं वो इस तरह से होते हैं। ओके, तो ये आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली। दिस इज करेक्ट, हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली तो है ही। सेकेंड, द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन अ स्टेट इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। ये स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत हो जाती है। प्रेसिडेंट फिक्स नहीं करते उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, ये ऑटोमेटिक है। इट इज लिंक्ड विद द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। ये प्रेसिडेंट ने फिक्स नहीं करी, पॉपुलेशन उसका क्राइटेरिया हमने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया, तो दैट इज द क्राइटेरिया। तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी 1 ओनली। ए इज योर आंसर। ओके, तो सारी स्टेट्स में असेंबली होती है, लेकिन सारी यूटीज में हो ये जरूरी नहीं है। 3 ही यूटीज हैं इंडिया में जिनमें असेंबली है, दिल्ली में, जम्मू एंड कश्मीर में और पुडुचेरी में। नाउ सिंस जम्मू एंड कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी विद अ लेजिस्लेचर, तो 3 यूटीज हैं जिसमें असेंबली है, और 28 की 28 स्टेट्स में असेंबली इज देयर, एंड द स्ट्रेंथ इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। ओके, थर्ड क्वेश्चन, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि जो एमएलएज होते हैं, इलेक्टेड एमएलएज, नॉमिनेटेड वाले नहीं आएंगे इसमें। जो इलेक्टेड एमएलएज हैं दे कैन पार्टिसिपेट इन, कौन कौन सी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो? इलेक्टिंग प्रेसिडेंट, यस, दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स। सेकंड, इलेक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट,
वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा वोट करते हैं, सो नो, ये गलत है। थर्ड, इलेक्टिंग द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, अभी जैसा हमने पीछे देखा, लेट अस रिपीट इट। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर चुनते हुए जो 1/3 मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो मतलब एमएलए जो है वो एमएलसी के लिए भी वोट डालते हैं। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यस। फोर्थ इज इम्पीचिंग द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा का रोल आता है, तो ये भी गलत हो गया। फिफ्थ, रिमूविंग हाई कोर्ट जज, इसमें भी सिर्फ पार्लियामेंट का रोल आता है, लोकसभा एंड राज्यसभा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। मतलब जो एमएलएज हैं वो सिर्फ प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में और एमएलसीज को इलेक्ट करने में रोल प्ले करते हैं। सो देयर आंसर विल बी 1 and 3 ओनली, सो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आपको आंसर्स डिराइव करने होते हैं एक एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सो इफ यू ट्राई टू क्रैम सर्टेन फैक्ट्स, ये क्वेश्चन इस तरह से मैंने डिजाइन किए हैं दैट यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन बने बनाए शायद ही कहीं मिले। सो अनलेस यू नो ईच एंड एवरी प्रोविजन सेपरेटली, आपको वो फैक्ट वहां पर जाकर याद करना है, उसका लॉजिक लगाना है, ओनली देन यू विल बी एबल टू डिराइव एट एन आंसर। आपको सीधा आंसर बना बनाया मिल जाए ऐसे क्वेश्चन हमेशा नहीं आते एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कितने मिनिस्टर हो सकते हैं एक स्टेट में, ये कैसे डिसाइड होता है? इट इज डिसाइडेड बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, नो। इट इज मेंशन्ड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ऐसी कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एज ऑन 26 जनवरी 1950, यानी कि ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था कि जो मिनिस्टर्स हैं वो इतने होने चाहिए, इतने नहीं होने चाहिए, सो नो। Third, fixed by the Representation of People Act. No, this is also incorrect. None of the above is correct. इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, डी इज द आंसर। तो ऐसी कोई लिमिटेशन है भी, और अगर है तो फिर वो कहाँ है? ऐसी जो प्रोविजन है वो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड की गई थी। 91st अमेंडमेंट, इसे कहा जाता है 15% रूल। ये आपने याद रखना है, 15% रूल। ये रूल ये कहता है कि किसी भी स्टेट में और इवन यूनियन गवर्नमेंट में भी मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, उनकी टोटल नंबर जो है इट शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली एज द केस में बी। यानी कि अगर किसी स्टेट में 100 स्ट्रेंथ है उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो उसमें 15 से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर। सिमिलरली अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो लोकसभा की स्ट्रेंथ है 543 या 545 लगा लीजिए, 550 लगा लीजिए, तो उसका 15%, तो प्रधानमंत्री को मिलाकर कुल इसका 15% बन जाएगा अराउंड 82 से ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते सेंट्रल गवर्नमेंट में। और हर स्टेट में जितनी जितनी वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ है उसके 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें 2 हाउस हैं, अपर हाउस भी है, लेकिन इट डज नॉट मैटर। जो स्ट्रेंथ है 15% वाला जो रूल है वो सिर्फ लोअर हाउस के कंटेक्स्ट में ही देखा जाएगा, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के कंटेक्स्ट में ही देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिन स्टेट में 2 हाउसेज हैं उनमें अपर हाउस के 15% अलग से काउंट होंगे, नो, उसमें भी सिर्फ लोअर हाउस को ही क्राइटेरिया माना जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि सभी स्टेट्स को बराबरी दी जा सके। सो ऑल आर इनकरेक्ट। 15% रूल अप्लाइज बाय 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। इसमें एक और बहुत अच्छी वो है, यू कैन से एक चेक है इसमें, वो ये कि मंत्री, ये तो अपर लिमिट हो गई कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, एक लोअर लिमिट भी है। द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द सीएम शैल नॉट बी लेस देन 12। आर्टिकल 164 में लिखा है कि कम से कम 12 मिनिस्टर तो हों। अब ऐसा ना हो कि 3-4 मिनिस्टर बनाकर बैठ जाए जो स्टेट वाले हैं, उससे तो फिर काम ही नहीं हो पाएगा, द एग्जीक्यूटिव विल नॉट बी एबल टू फंक्शन। जैसे एक लिमिट से ज़्यादा मिनिस्टर बनाने से पॉपुलिज्म आ जाता है या फिर फेवरेटिज्म शुरू हो जाता है, इनएफिशिएंसी आती है। सिमिलरली एक लिमिट से कम मिनिस्टर बनाने से बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसी आ जाएगी। एक इंसान कितनी सारी मिनिस्ट्रीज को संभाल सकता है, इसीलिए मिनिमम कैप है 12 और मैक्सिमम कैप है 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर। तो ये प्रोविजन आपको याद रखनी है, 15% रूल
इंट्रोड्यूस्ड बाय द 91st अमेंडमेंट। तो मंत्री ये क्यों एक्चुअली ये अमेंडमेंट की गई थी, एक वक्त ऐसा आया था जब फेवरेटिज्म की वजह से जो चीफ मिनिस्टर बनता था वो सभी कोई ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को मिनिस्टर बना देता था, तो उनको काम कुछ होता नहीं था, दे जस्ट यूज टू एंजॉय द प्रिविलेजेस ऑफ बीइंग अ मिनिस्टर, जो भी उसके प्रिविलेजेस होते हैं, पर्क्स होते हैं, द एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़। तो इस टेंडेंसी को रोकने के लिए ये लिमिट लगाई गई कि 15% से ज़्यादा मंत्री ना बन पाए। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पर भी लोअर और अपर कैप फिक्स्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में कि मिनिमम इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए और मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, बट उसमें जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी है कि एक स्टेट में मिनिमम इतने मेंबर होने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में, 15, 30, 45 या फिर 60। यस, सी द आंसर हियर इज डी 60, यानी कि 60 से कम मेंबर्स ना हो लेजिस्लेटिव असेंबली में, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और इसमें एक अपर कैप भी है, द अपर कैप इज 500। तो ना तो 60 से कम होने चाहिए और ना ही 500 से ज़्यादा होने चाहिए। हालांकि ये जो लोअर कैप है 60 वाला, इट इज़ रिलैक्स्ड इन सर्टेन केसेस, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू इट। एक्सेप्शंस अंडर पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 21 जो है टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, उसमें कुछ स्टेट्स हैं, जैसे कुछ नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, गोवा हो गया, देन योर सिक्किम हो गया, इनमें 60 से भी कम की स्ट्रेंथ अलाउ कर दी गई है एज अ स्पेशल केस। तो वो है ना, इसका पार्ट का टाइटल ही वो है, टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। तो स्पेशल प्रोविजंस में कुछ स्टेट्स के लिए प्रोविजन है कि वो इतनी छोटी स्टेट्स हैं कि वहाँ पर 60 MLAs की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। तो जैसे सिक्किम की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, तो वहाँ पर इवन 60 मेंबर्स आर नॉट मतलब रिक्वायर्ड एज फार एज लेजिस्लेटिव असेंबली स्ट्रेंथ इज कंसर्न। तो वहाँ पर उनको अलाउ कर दिया कि वो 60 से भी कम रख लें, 32 मेंबर रख लें, 40 मेंबर रख लें। सो एक्सेप्शंस आर देयर, बट जनरल रूल इज दिस कि 60 से कम मेंबर नहीं हो सकते और 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और ज़्यादा की बात करें तो उत्तर प्रदेश का लेजिस्लेचर सबसे बड़ा है इंडिया में। आई थिंक देर आर 403 और 404 मेंबर्स इन उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, और उससे बड़ी कोई स्टेट हमारे पास नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। सीधा सा क्वेश्चन है, जिन 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनके नाम आपको पता होने चाहिए, और इनमें से कौन सी स्टेट में नहीं है। सी, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश and Telangana. These are the 6 states that have a second house, legislative council. इससे पहले जम्मू कश्मीर के पास भी होता था, but now it is no longer a state, it is been converted into a UT. तो वहाँ पर अपर हाउस नहीं है. So now there are these 6 states in India that have a second house, that is legislative council. तो पूछ रहा है किस स्टेट में नहीं है. So आंध्रा में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है. The answer will be D, Kerala. Kerala does not have a legislative council. सीधा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इस पे आप कोई ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं लगा सकते अपने माइंड की. यू आइदर नो इट और यू डोंट. एप्लीकेशन ऑफ माइंड ये हो सकती है कि आपको अगर स्टेट की स्ट्रेंथ पता हो. जैसे ये जो हाउसेज हैं ये जनरली उन्हीं स्टेट्स में हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बड़ी बड़ी जो स्टेट्स हैं. और उसका कारण ये है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो स्ट्रेंथ है, इट हैज़ टू बी 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. इससे ज़्यादा नहीं हो सकती. तो जब लेजिस्लेटिव असेंबली बहुत बड़ी होगी तभी वो डिजर्व करेगी कि वहाँ पर एक सेकंड हाउस यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हो. और इसमें एक लोअर लिमिट भी है, दैट इज 40. अब इसका इन दोनों प्रोविजंस का जो एक कंक्लूजन निकलता है वो ये है दैट अनलेस अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज 120 MLAs, इट डज नॉट डिजर्व टू हैव अ सेकंड हाउस. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हरियाणा की एग्जाम्पल लें, हरियाणा में 90 MLAs हैं. तो अगर इसका 1/3 करें हम, दैट मीन्स अगर हरियाणा में दूसरा हाउस क्रिएट किया जाता है तो इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 30 हो सकती है, लेकिन मिनिमम होनी चाहिए 40. तो दैट मीन्स हरियाणा डज नॉट डिजर्व टू हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल. द सेम गोज फॉर पंजाब. पंजाब की 117 MLAs की स्ट्रेंथ है, और इसको अगर 1/3 करें देन इट कम्स आउट टू बी 39.
अब 39 भी एक कम है फ्रॉम द मिनिमम क्राइटेरिया। तो ये जो दो क्राइटेरिया लगाए गए हैं कि अगर आपको सेकेंड हाउस क्रिएट करना है तो उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का मैक्सिमम 1/3 उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, और कम से कम 40 होनी चाहिए। दैट मीन्स अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शुड हैव एटलीस्ट 120 मेंबर्स, ताकि उसका 1/3 40 बन जाए। तो मिनिमम भी 40 हो जाए, मैक्सिमम भी 40 हो जाए, ओनली देन इट क्वालिफाइज। तो जिन स्टेट में 120 से कम एमएलए हैं, दे शुड नॉट इवन थिंक अबाउट हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन फिर इसमें एक डाउट ये आता है कि फिर तेलंगाना में कैसे बन गई लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिकॉज तेलंगाना इज ऑल्सो अ स्मॉल स्टेट हैविंग लेस देन 100 एमएलएस। उसका आंसर ये है कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश में से निकला है, और आंध्र प्रदेश में सेकेंड हाउस था, तो एज अ स्पेशल डिमांड ही कंसिडर कर लिया गया कि चलो तेलंगाना में भी सेकेंड हाउस कंटिन्यू कर देते हैं। बट द डे इज नॉट फार व्हेन द हाउस कैन बी डिसॉल्व। ओके, शायद उसके लिए बात चल भी रही है। देयर इज सर्टेन गवर्नमेंट इन तेलंगाना विच इज ट्राइंग टू abolish द सेकेंड हाउस। सो इस तरह की बातें आपको करंट अफेयर्स में टच में रहना चाहिए। Seventh question, which of the following is not related to the exercise of constitutional discretion by the governor? मतलब इनमें से तीन चीजें ऐसी हैं जिनमें गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन चला सकता है, एक में नहीं चला सकता। वो एक कौन सी है? नंबर 1, एडमिनिस्ट्रिंग द जॉइनिंग ड्यूटी, इसमें तो बिल्कुल डिस्क्रिशन चलती है गवर्नर की। सेकंड, मेकिंग रूल्स फॉर द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स इन 6 शेड्यूल्ड एरियाज, इसमें डिस्क्रिशन नहीं चलती। जब 6 शेड्यूल एरियाज की बात हो रही हो, यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन चारों स्टेट्स में जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, जब उनकी बात हो रही है, देन द गवर्नर कैन नॉट एक्ट इन हिज और हर डिस्क्रिशन, देन ही हैज टू गो बाय द इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे डिस्क्रिशन नहीं चलती। रिजर्वेशन ऑफ सर्टन टाइप्स ऑफ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यस, यहाँ पे डिस्क्रिशन चल जाती है। सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सीएम विद रिगार्ड टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर्स, इन तीनों मैटर्स में गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन से काम कर सकता है कि मैंने यूटी को कैसे एडमिनिस्टर करना है मैंने प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए कौन सा बिल संभाल कर रखना है, और मैंने चीफ मिनिस्टर से उसके काम के बारे में पूछना है। सो दीज आर द डिस्क्रिशंस ऑफ द गवर्नर। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। 8th question, which one of the following suggested that the governor should be an eminent person from outside the state and should be a detached figure without intense political links, or should not have taken part in politics in the recent past? तो इन चारों में से किस कमीशन ने ये सजेस्ट किया था कि गवर्नर का जो है, गवर्नर की जो पोजीशन है उसको रिफॉर्म किया जाए, गवर्नर उस स्टेट का ना हो जहां पर वो सर्व करे, यानी कि शुड बी फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, एंड ही शुड नॉट बी इन एक्टिव पॉलिटिक्स। किस कमीशन ने रेकमेंड किया था? फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, राजा मन्नार कमेटी, सरकारिया कमीशन और नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एनसीआरडब्ल्यूसी। तो बताइए इन चारों में से किस कमीशन ने रेकमेंड किया था दैट द गवर्नर शुड बी फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड शुड नॉट हैव एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ? तो इसका आंसर है, बहुत ही फेमस कमीशन है, सरकारिया कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस। 1983 में गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की थी, काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस आई थी इस कमीशन की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को लेकर। गवर्नर को लेकर भी एक बहुत लंबी चौड़ी इसकी रिकमेंडेशन लिस्ट थी, और उसमें ये एक रिफॉर्म सजेस्ट किया गया था। सो सरकारिया कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस। 9th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द गवर्नर कैन पार्डन अ डेथ सेंटेंस prescribed by a state law. Okay. Second, the governor whose term has expired may be reappointed in the same state or any other state. बताइए कौन सी स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है? बिल्कुल उल्टा हो जाएगा आपका आंसर, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पूछ रहा है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है? बताइए विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? 1, 2, बोथ और नन ऑफ दिस? ओके, देखिए गवर्नर कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस। पार्डन वर्ड गलत हो गया यहाँ पे। ही कैन कम्यूट, रिमिट, रिप्रीव, रिस्पाइट सब कुछ कर सकता है, लेकिन पार्डन नहीं कर सकता डेथ सेंटेंस को। तो ये स्टेटमेंट आपकी हो गई गलत, इनकरेक्ट। द गवर्नर हुज टर्म हैज एक्सपायर्ड मे बी रीअपॉइंटेड इन द सेम स्टेट और एनी अदर स्टेट, बिल्कुल। गवर्नर को कभी भी किसी भी स्टेट में रीअपॉइंट या फिर उसकी टर्म कट शॉर्ट कुछ भी किया जा सकता है एज फार एज द टेन्योर ऑफ गवर्नर इज कंसर्न। दूसरी स्टेटमेंट सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई आपकी 1 ओनली।
So A is the answer. Governor cannot pardon a death sentence. Okay, even if a state law prescribes for death sentence, the power to grant pardon lies with the president only. बात pardon की हो रही है, पूरी तरह से माफी देने की, वो पावर नहीं है गवर्नर के पास, चाहे स्टेट लॉ ही क्यों ना हो. बट द गवर्नर कैन सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट अ डेथ सेंटेंस, और उसे कितनी भी बार कहीं भी रीअपॉइंट किया जा सकता है. देयर इज नो बार ऑन दैट. क्वेश्चन नंबर 10. द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर. जो स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती हैं उनकी सैलरी अलाउंस कौन डिसाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब्ड है, पार्लियामेंट फिक्स करती है, गवर्नर फिक्स करते हैं इन कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट, या फिर वो खुद ही फिक्स करते हैं बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका, डी इज द आंसर. तो जो एमपीज होते हैं वो भी अपनी सैलरी खुद डिसाइड करते हैं, मिनिस्टर्स की सैलरी खुद डिसाइड करते हैं बाय पासिंग अ बिल इन द पार्लियामेंट. और स्टेट लेजिस्लेचर में भी इसीलिए स्टेट की जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी सैलरीज अलग अलग हो सकती हैं. तो हर स्टेट में मिनिस्टर्स और एमएलएस की सैलरीज जो हैं दे कैन बी डिफरेंट. क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11. Consider the following authorities: Advocate General of the State, Chairman of State Public Service Commission, State Election Commissioner. ये तीन अथॉरिटीज हैं. Which of the above can be removed by the governor of the state? इनमें से गवर्नर रिमूव किस किस को कर सकते हैं? तो देखिए, जो एडवोकेट जनरल है इज जस्ट लाइक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. अटॉर्नी जनरल इज अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, वो यूनियन का लॉ ऑफिसर होता है, और जो एडवोकेट जनरल है वो स्टेट का लॉ ऑफिसर होता है. सो यस, एडवोकेट जनरल से रिलेटेड जितने भी पावर्स हैं वो सब गवर्नर के पास है. उसे कब अपॉइंट करना है, कब हटाना है, ईच एंड एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द गवर्नर. सो यस, कैन बी रिमूव्ड बाय द गवर्नर. सेकंड, चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. देखिए, इनको रिमूव करने की पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, क्योंकि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज द वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन द स्टेट, और इन पे किसी तरह का दबाव ना पड़े इसलिए प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है. देखिए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके जो भी मेंबर्स होते हैं या चेयरपर्सन होते हैं, इनको रिमूव करना है तो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, ताकि स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नर इन पे कोई प्रेशर ना बना सके, कोई इनकी जो टर्म्स ऑफ सर्विस हैं या जो कंडीशंस ऑफ सर्विस हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके. इसलिए ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास रहती है. सिमिलरली द सेम इज विद द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एज वेल. ये भी इम्पार्शियल होकर फंक्शन करना इनका ज़रूरी है, इसलिए इनको भी रिमूव सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं. अपॉइंट चाहे गवर्नर करते हो, लेकिन रिमूव सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं. तो आंसर आपका हो जाएगा 1 ओनली. सिर्फ एडवोकेट जनरल को ही गवर्नर रिमूव कर सकते हैं इन तीनों में से. क्वेश्चन नंबर 12. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. द गवर्नर नीड नॉट रिजर्व एनी बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. नहीं, ये तो गलत है. कुछ बिल्स होते हैं जो गवर्नर को रिजर्व करने पड़ते हैं प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए. सेकेंड, द स्पीकर ऑफ स्टेट असेंबली डिस्चार्जेस द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर इफ इट फॉल्स वेकेंट ड्यू टू डेथ और रेजिग्नेशन. स्पीकर कभी भी गवर्नर का ऑफिस डिस्चार्ज नहीं करता है. दिस इज इनकरेक्ट. द ऑर्डिनेंस इशूड बाय द गवर्नर इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द प्रेसिडेंट. नो, गवर्नर को कोई भी ऑर्डिनेंस इशू करके प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं लेनी जरूरी होती. And fourth, a governor can continue in office beyond 5 years, of course. Depends upon it is the discretion of the president, center government. जो वो कहेंगे, governor can simply continue in the post. So statement 4 is correct. The governor can continue well beyond his tenure. Question number 13. Consider the following statements. The chief secretary in a state, तो state executive से question है. The chief secretary of a state is appointed by the governor. Correct. The chief secretary has a fixed tenure. This is incorrect. The administrative convenience, administrative elbow room देने के लिए state administration के हाथ में होता है कि उन्होंने state chief secretary को कितनी देर तक रखना है. So it does not have a fixed tenure. तो statement correct पूछ रहे हैं. Only statement 1 is correct. Question number 14. In which of the following states of India the governors have to fulfill special responsibilities? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये.
एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ट्राई टू आंसर इट, कि इनमें से कौन सी स्टेट्स, कौन सी ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं जिनमें जो गवर्नर्स हैं उनको कोई ना कोई स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो ये ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं, आप इनके नाम को पढ़िए एंड टेक योर टाइम, आई एम गिविंग यू अ फ्यू सेकेंड्स, ट्राई टू आंसर कि इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें उन स्टेट्स के गवर्नर्स को कोई ना कोई स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। टू बी स्पेसिफिक, अंडर पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 371 ए से लेकर हम शुरू हो जाते हैं आर्टिकल 371 जे तक, उन सभी में गवर्नर्स को कोई ना कोई स्पेशल पावर्स दी गई। इनफैक्ट 371 से ही शुरू हो जाते हैं। तो कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिनमें गवर्नर्स को स्पेशल पावर्स दी गई हैं? ओके, तो द आंसर हियर इज सी, महाराष्ट्र, गुजरात, मणिपुर, सिक्किम एंड नागालैंड। देखते हैं इसको। ओके, सो ओके, आई थिंक आई हैव नॉट कंपाइल्ड द लिस्ट। देखिए, अगर हम 371 से शुरू हो जाएं, 371 में गुजरात और महाराष्ट्र को ये पावर दी गई है, राइट। 371 ए में नागालैंड को, देन असम को, मणिपुर, देन आंध्र प्रदेश। तो डी और ई दोनों में आंध्र प्रदेश है, एक में आंध्र प्रदेश को स्पेशल पावर दी गई है और एक में जो है उसमें एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करने की बात है। देन एफ जी एच आई जे, सिक्किम, यस, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड हैदराबाद कर्नाटका रीजन। तो ये 10 आर्टिकल्स आते हैं आपके, इनफैक्ट 11 आर्टिकल्स आते हैं अंडर पार्ट 21, जिसमें कि इन सभी स्टेट्स के गवर्नर्स को कोई ना कोई स्पेशल पावर दी गई है या फिर इन स्टेट्स में कोई ना कोई स्पेशल प्रोविजन है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो मिनिमम बार है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ का, वो उसमें कोई एक्सेप्शन दी गई है। जैसे सिक्किम की बात करें हम, सो द गवर्नर्स हैव सम स्पेशल पावर्स इन रिगार्ड टू दी स्टेट्स। जैसे कि अगर हम गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर डेवलपमेंट बोर्ड्स बनाए गए हैं, डेवलपमेंट बोर्ड्स, जैसे विदर्भ के लिए, सौराष्ट्र के लिए, और उन डेवलपमेंट बोर्ड्स को एडिक्वेट ग्रांट जाए ये इंश्योर करने के लिए उन स्टेट्स के गवर्नर्स को पावर दी गई है। सिमिलरली मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, इनमें इन लोगों के ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे नागालैंड है, नागालैंड में जो नागा लोग हैं उनको वहाँ पर जो अगर माइनिंग हो रही है तो माइनिंग की रॉयल्टी उन बॉडीज़ तक पहुँचे ये इंश्योर करने के लिए उनके गवर्नर को पावर दी गई है। उनके ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी लॉ अगर नागा कस्टम्स के को चेंज करने के लिए आता है असेंबली में तो उसे गवर्नर की स्पेशल कंसेंट चाहिए। तो इस तरह की प्रोविजंस दी गई है। सो ऑल दीज स्टेट्स आर देयर इन पार्ट 21, सो दैट इज योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कैन वोट in the elections to लोक सभा, राज्य सभा as well as state legislative council? इनमें से कौन ऐसा है जो इन तीनों इलेक्शंस में वोट कर सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी? ओके, सो ट्राई टू आंसर इट। रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ द कंट्री, रजिस्टर्ड वोटर, जैसे हम रजिस्टर्ड वोटर हैं, आई एम ए रजिस्टर्ड वोटर, आई कैन वोट इन लोकसभा इलेक्शन, यस। आई कैन नॉट वोट इन राज्यसभा इलेक्शन, आई कैन नॉट वोट इन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन। तो कौन है जो राज्यसभा में भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी वोट कर सकते हैं? एमएलएस, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो द आंसर विल बी बी। अब यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दीज आर जस्ट डिस्ट्रैक्शंस आई वुड से। जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट ही नहीं होता, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर को हमने प्रिज्यूम नहीं करना कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होगा। वी डू नॉट हैव टू प्रिज्यूम इट। हो सकता है वो चीफ मिनिस्टर ऐसी स्टेट का हो जहां पर बाइकेमरल लेजिस्लेचर है एंड ही इज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो हमने ये प्रिज्यूम नहीं करना दैट चीफ मिनिस्टर तो एमएलए होगा ही एंड देन वी टेक दिस आंसर। नो, अनलेस इट इज स्पेसिफिकली गिवन, जैसे यहाँ दिया हुआ है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली।
हाँ, अगर यहाँ भी कोई उल्टा सीधा ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बी ऑप्शन की जगह लिखा हो तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आपके लिए क्लोजेस्ट आंसर बचता है ये कि हाँ चीफ मिनिस्टर को हम प्रिज्यूम कर लेंगे तब कि चलो ये तो एमएलए हो सकता है, इन तीनों में से तो कोई नहीं हो सकता बट ये हो सकता है एमएलए, सो यस डी इज द आंसर। तो यू हैव टू मार्क द क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर है। तो एमएलए जो है वो अपनी एक वोटर की कैपेसिटी में लोकसभा के लिए भी वोट करेगा, अपने स्टेट से राज्यसभा के इलेक्शन होंगे तो एमएलए ही वोट करते हैं, और उसी स्टेट में जब लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन होंगे तो 1/3 सीट्स वहाँ पर एमएलए की वोट्स के थ्रू फिल होती हैं। सो इन ऑल द 3 इलेक्शंस द एमएलए कैन वोट। वोटर्स क्यों वोट नहीं कर सकते, सीएम क्यों नहीं कर सकता, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं कर सकता, ये सारा इट इज एक्सप्लेन्ड हियर। सो दिस इज ऑल वी हैव today in the state executive and legislature. I hope you liked the class. Thank you so much for your overwhelming response. So if you like the questions, please like, subscribe and share our channel, and share this video with most of your friends as much as you can. The exams are near and this is a great way to revise. अगर आप और ज़्यादा questions, high quality questions practice करना चाहते हैं to test yourself, because testing yourself is the essence of appearing in an exam. तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। यू विल गेट मैनी मोर सच हाई क्वालिटी क्वेश्चंस देयर। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।